नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट, खबरों का महाबुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबर A to Z। आज की बड़ी खबरें क्या हैं और उनके पीछे की असल खबरें क्या हैं, इसे जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रिपोर्ट। आज की एक्ट्रेस और मॉडल तापसी पन्नू हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप में, अश्लीलता के आरोप में घिर गई हैं। पुलिस में बाकायदा उनके नाम को लेकर के शिकायत की गई है। इंदौर की एक संस्था है हिंद रक्षक, जिसने इस मामले में पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की। हिंद रक्षक ने इंदौर के छत्रीपुरा थाने जाकर शिकायत की, जिसमें यह लिखा कि केस दर्ज अगर आप नहीं करते हैं तो वो आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये शिकायत हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने की है। वे अपने साथियों के साथ छत्रीपुरा थाने पहुंचे। उन्होंने एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर अश्लीलता फैलाने और हिंदी देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस मामले में एक्शन नहीं लेते वक्त रहते तो संगठन सड़क पर आएगा, इसका जमकर विरोध करेगा। छत्रीपुरा पुलिस के मुताबिक पहले वो मामले को परख रहे हैं, जांचेंगे, इसके बाद फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। वैसे पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री पर या फिल्म जगत की किसी हस्ती पर इस तरह का आरोप लगा हो। तापसी खुद भी विवादों में पहले रही और एक बार फिर अब विवादों में घिर गई। विवादों के केंद्र में धार्मिक आस्था है। आखिर शोबिज और धर्म के बीच कनेक्शन क्या है, क्यों बार बार इन पर आरोप लगते हैं, जरा आज इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि अपने अपने धर्म को लेकर दुनिया भर के लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं। रचनात्मकता, मौलिकता अपनी जगह है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अक्सर फिल्म से जुड़े लोग विवादों में घिरते आए हैं। सवाल ये उठता है, क्यों ऐसा होता है? जवाब इसका ये कि धार्मिक प्रतीकों से वे प्रेरित होते हैं और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन होता यह कि कई बार वो धार्मिक प्रतीकों का गलत और अपमानजनक तौर पर चित्रण कर देते हैं, उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर देते हैं और इसी वजह से उनको विरोध झेलना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि किसी भी धर्म, मान्यता या भावना का, प्रतीक का आप सही और सम्मानजनक तरीके से चित्रण करें। ऐसा हो तो परंपरा अगर भले ही ज़्यादा प्रचलित ना भी हो तो भी उसकी सराहना चारों तरफ होती है। आपको याद होगा हाल ही में एक फिल्म आई थी कांतारा, जिस परंपरा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उसकी बड़ी सराहना हुई। बहरहाल कहने का अर्थ ये कि क्रिएटिव लोगों को, अपनी फिल्म बिरादरी को इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी भी धर्म का मजाक वो ना बनाएं, किसी भी धर्म की किसी भी रस्म का, प्रतीक का वो ऐसा चित्रण ना करें कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बहरहाल अब इस मामले पर माफी की मांग होती है, कार्रवाई की मांग तो हो ही चुकी है। कार्रवाई क्या की जाती है इसके बारे में जरूर संगठन के साथ प्रदेश और देश के लोगों की नजर रहेगी और तापसी के फैंस भी जरूर इस खबर को फॉलो करेंगे। अगली खबर दिल्ली से, जहां आज विपक्षी दलों ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया है। 17 राजनीतिक दल हैं विपक्ष के जो आज एकजुट हो पाए हैं राहुल के मुद्दे पर। देखें। काले कपड़े पहने इन नेताओं को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने काली कमीज और काली पगड़ी पहनी है, तो सोनिया गांधी ने भी काले कपड़े पहने हैं। तस्वीरें संसद भवन की है। राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले पर सोमवार को विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गए और काला कपड़ा लहराने लगे। ये देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इससे राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही और 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण इन्हें मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए। डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ।
उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने सत्यमेव जयते का बैनर और सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर थाम रखे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय जाने के बाद से अब 1 महीने के भीतर उनके ऊपर एक और झटका हुआ है कि उनको 1 महीने में सरकारी आवास को भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी होती है जिसने उनको बाकायदा इसके लिए नोटिस दे दिया है। इस कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड वाला सरकारी आवास बंगला खाली करने के लिए कह दिया है। सूरत कोर्ट में मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई। इसके ठीक कुछ घंटों के बाद अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई और अब 1 महीने का अल्टीमेटम है कि आप अपना घर खाली कर दें। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार और बढ़ गई है, क्योंकि लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। तुगलक लेन रोड पर मौजूद ये बंगला 2005 में उन्हें अलॉट किया गया था और तब से राहुल गांधी इसी बंगले में रह रहे हैं। लेकिन अब 22 अप्रैल तक उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस जारी हो गया है। बंगले के बाहर उनके समर्थक आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं, उनके पास सुरक्षा बलों का भारी भरकम इंतजामात है, पर्सनल है। और बड़ी बात यह भी कि 85वें कांग्रेस के महाधिवेशन में उन्होंने रायपुर में आप एक कहानी सुनाई थी कि 52 साल की उम्र में उनका अपना कोई घर नहीं है। इलाहाबाद में भी उनका कोई अपना घर नहीं है, दिल्ली में भी उनका अपना घर नहीं है। सवाल है वो जाएंगे कहां? एक सवाल ये भी है कि क्या इस कार्रवाई के बाद उनके जो संघर्ष की बातें हैं, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सदस्यता बहाल हो या ना हो, वो जनता की आवाज सड़कों से उठाते रहेंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या उनकी जो संघर्ष की क्षमता है, जो दृढ़ निश्चय है, वो और मजबूत होंगे या फिर परेशानी बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 दिल्ली। तो सारा देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ सुपर फास्ट एक्शन लिया जा रहा है और इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के बीच में एक जंग छिड़ गई, बहस शुरू हो गई। अभनपुर से कांग्रेस के विधायक हैं धनेंद्र साहू और दुर्ग से भाजपा के सांसद हैं विजय बघेल। इस मामले पर उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं अपने अपने पक्षों के हिसाब से। राहुल जी की और कांग्रेस की बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए ये लोग भी बौखला गए हैं और कुछ भी अप्रजातांत्रिक तरीके से बदले की भावना से ये इस तरह के जो फैसले कर रहे हैं उसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूं। ये कदापि ये जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज उनको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। हर आदमी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें न्यायालय में की शरण में जाने का, न्यायालय के ऊपर भरोसा है और न्यायालय से हमें न्याय प्राप्त करने का भी हम सबको अधिकार बनता है। और उससे भी वंचित किया जाए, उसके लिए भी समय न दिया जाए। कि क्या न्यायालय के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या इनके नेता राहुल गांधी जी संविधान से बड़े हैं, न्यायपालिका से बड़े हैं? यही बता दे। और ये पहली बार हुआ है क्या? किसी की सदस्यता रद्द पहली बार हुई क्या? एक लंबा फहरिस्त है। जिन्होंने भी संविधान से हटके कोई बात कही, जिन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर अशोभनीय बात कही, जिन्होंने भी सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान किया, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां होती रही है। और ये राहुल जी पहले भी राफेल मामले में माफी मांग चुके हैं। अभी भी न्यायालय ने 2-3 बार कहा कि आप माफी मांग लीजिए। पूर्णता समय दिए हैं, पूर्णता, तो क्यों नहीं वो मांगते माफी? ठीक है, माफी मांगना चाहिए। तो एक तरफ अब एक नई बहस छिड़ गई है कि जो कार्रवाई की गई है क्या वो बदले की भावना से प्रेरित है? जो कार्रवाई की गई है, जो ताबड़तोड़ एक्शन है, क्या आर पार की जंग, आर पार की लड़ाई का प्रतीक है? क्योंकि राहुल गांधी के सांसदी जाने के 3 दिन बाद भी कांग्रेस लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर एकजुट दिखता है। मध्य प्रदेश में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। देखिए आप। प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें 3 दिन से आ रही हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है और देश भर में प्रदर्शन जारी है। भोपाल में कांग्रेस SC विभाग ने
सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। सीएम हाउस की तरफ बढ़ जाते तो सीएम हाउस को कोई उखाड़ के तो नहीं ले आते, लेकिन ये लोकतंत्र की बर्बरता है, लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान से खिलवाड़ है। वहीं इंदौर के रीगल चौराहे पर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शित किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी और ताला लगा रखा था। देश के सारे लोग, सिर्फ कांग्रेसी नहीं, गैर कांग्रेसी भी लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच में आक्रोश है। ये लोकतंत्र की हत्या है और सीधे सीधे कांग्रेस जैसी देश की 137 साल पुरानी संस्था पे हमला है, हमारे शीर्ष नेता पे हमला है। भिंड में भी कांग्रेसियों ने जिले भर में प्रदर्शन किया। मेगांव में कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं पीएम मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कांग्रेसियों के मंसूबों पर पानी फेरा। मोदी जी ने अन्याय करने का काम किया है, अत्याचार कर रहे हैं, देश को लोकतंत्र के दबाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, उसी के तहत हमने एक आज कार्यक्रम किया है। राहुल गांधी को सजा कोर्ट से मिली। सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने खत्म की, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास अब खाली करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर अब कांग्रेस की रणनीति आगे क्या है, इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि कांग्रेस राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले के बाद अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को इस पूरे मामले में पीड़ित बता रही है और असल बात कोई और है, ये जनता की भी जता रही। कांग्रेस जनता को ये जताना चाहती है कि केंद्र सरकार उसके साथ कितना गलत कर रही है। एक अहम बात यह कि इस बार कांग्रेस को कुल 16 और विपक्षी दलों का साथ भी मिल गया है, जो इसके पहले बड़ा मुश्किल दिखता था कि सब एक साथ किसी मुद्दे पर आए। आज टीएमसी भी कांग्रेस के उस विरोध वाले अम्ब्रेला के नीचे दिखाई पड़ी है, जो बड़े लंबे समय बाद हुआ है। राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में अपील करने के लिए तकरीबन 26 दिन का वक्त अभी और बचा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अंतिम क्षणों में हाईकोर्ट में अपील करेगी। तब तक कांग्रेस फैसले के खिलाफ इसी तरह विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी, प्रदर्शन करती रहेगी। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है सारे देश में, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। बात कांग्रेस को पहुंचे फायदे या नुकसान की करें तो कांग्रेस पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करने में फिलहाल कामयाब है, लेकिन कितने लंबे वक्त तक वो कामयाब रहती है और कितने लंबे वक्त तक विपक्ष इस मुद्दे पर उनके साथ आकर सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा रहता है, इसमें पता चलेगा कि अगले इलेक्शन तक इसका कितना असर पड़ पाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नया अभियान शुरू करने वाली है। अभियान का नाम गांव चलो घर चलो है। इस अभियान की तासीर कैसी होगी, क्या होगी, इसकी विशेषता रिपोर्ट से समझिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ओबीसी वर्ग पर खास फोकस कर रही है और इसका सबूत है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक गांव चलो घर चलो अभियान शुरू करेगी। इसके तहत बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश भर में राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा पिछड़े वर्ग को अपमानित किए जाने का मामला उठाकर पिछड़ा वर्ग को लामबंद करेगी। गांव चलो घर चलो अभियान के तहत भाजपा में मोदी सरकार की पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाली जन कल्याणकारी योजना और घोषणाओं का प्रचार प्रसार और इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार की नाकामी को भी उजागर किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख का कहना है कि इस अभियान का कोई असर नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग समुदाय जानता है कि राज्य सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। पार्टी गांव जाएगी, घर जाएगी लोगों के पास, तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि भैया नीरव मोदी कब से पिछड़ा वर्ग के हो गए, वो तो जैनी हैं। ललित मोदी कब से पिछड़ा वर्ग के हो गए, वो तो मारवाड़ी हैं। बहरहाल ओबीसी वर्ग एक निर्णायक वोट बैंक है, इसीलिए प्रदेश में दोनों दलों की इन पर नजर है। तो भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से ये प्रचारित करना चाहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ है इस पूरे फैसले में मोदी समाज का यानी ओबीसी वर्ग का भी एक अपमान है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ओबीसी वर्ग पर इतना फोकस्ड क्यों है, इसको डिकोड कर लें। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इसकी आबादी लगभग 1.26 करोड़ है। राज्य में वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 22 लाख की है। ओबीसी 41% के आसपास है और सर्वाधिक है वर्गों में।
ओबीसी में साहू समाज पहले नंबर पर है। आयोग के इस सर्वे में अन्य पिछड़ा वर्ग की 95 जातियां शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख गरीब भी इसमें जुड़ गए। 33 जिलों में 16 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी बड़ी संख्या में। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद और धमतरी ऐसे जिले हैं जहां पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है वो 50% के आसपास है। प्रदेश में 90 विधायकों में अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी से 22 विधायक आते हैं। फिलहाल कांग्रेस की सरकार और विपक्ष भाजपा दोनों का नेतृत्व ओबीसी के हाथों में। कांग्रेस ने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, खेल मंत्री उमेश पटेल इसी वर्ग से आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश की कमान ओबीसी सांसद अरुण साव के हाथ में दे दी है। पार्टी ने रायपुर सांसद सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और महासचिव ओपी चौधरी, उन सबको जो जिम्मेदारी दी वो भी इसी वर्ग से आते हैं, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप समझ लें कि जब इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा वर्ग किसी भी राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम हो तो भला दल उसको छोड़ेंगे कैसे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी इन दिनों संभाल ली है। ये वो इलाका है जहां पहले वो थोड़ा दूर रहते थे लेकिन आजकल लगातार दौरे हो रहे हैं। देखें आप। विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ग्वालियर में बीजेपी की ओर से सभी गतिविधियों की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में। वहीं कांग्रेस की ओर से जिम्मा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह निभा रहे हैं। दिग्गी पार्टी के हर सेक्टर के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। महाराजा ने सेंध लगाई है आपके गढ़ राजगढ़ में, क्या उनकी बड़ी 10 गुनी सेंध मैं लगाने आया हूँ ग्वालियर में। सिंधिया के कांग्रेस में रहते इस इलाके से दिग्गी का फासला बना रहा, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ कांग्रेस कमजोर पड़ी है। ऐसे में पुराने कांग्रेसियों को दिग्गी राजा से काफी उम्मीद है। वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही। दिग्विजय सिंह जी जो इस अंचल का दौरा कर रहे हैं उसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और वैसे भी आप समझ लीजिए सिंधिया जी के जाने के बाद हमने महापौर बनाया भैया 57 साल बाद। ही दिग्विजय सिंह हैं तो ये सिर्फ अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं और रही सही जो कमलनाथ जी की और नकुलनाथ की बच्ची है उसको निपटाने के लिए घूम रहे हैं। देखना होगा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल इलाके में पार्टी को एकजुट रखने और मजबूत बनाने में कितना योगदान दे पाते हैं। चलिए, इस सवाल के साथ साथ एक बात और क्लियर है कि यहां अब इस अंचल में जो पिछली बार भी राजनीति का केंद्र था वहां राजा वर्सेस महाराजा होंगे और देखना होगा कि किसकी पकड़ जमीन पर ज्यादा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजनीति के केंद्र में गौठान दिखा है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष की अपनी प्लानिंग है और सत्ता पक्ष का अपना आरोप। देखें। ये हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जो सोमवार को चर्चा में बने रहे। इसकी वजह थी गोठान। आप सोच रहे होंगे कि गोठान और नेता प्रतिपक्ष का क्या कनेक्शन है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार को धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोठान के नाम से सरकार अपने कार्यकर्ताओं को पालने पोसने का काम कर रही है। आत्मनिर्भर गोठान के कर्मचारियों को मजदूरी दी जा रही है। इसके अलावा इसके निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको उजागर करेंगे और उसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को पालने पोसने का काम कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार जब स्वावलंबी गौठान बना, यानी प्रधानमंत्री आवास की तरह भारतीय जनता पार्टी अब गोठान का मुद्दा उठाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि गोठानों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कौशिक जी को जहाँ जाना है वहाँ जाए। अपने पार्टी में तो उनको रास्ता दिखा दिया गया। आज तक मैंने देखा नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं। उनका पार्टी खुद उनके साथ गलत कर रहा है और आप गाली कांग्रेस को देंगे। कुल मिलाकर गोठान भूपेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर अब बीजेपी फोकस कर रही है ताकि सरकार को घेरा जा सके। तो धान, किसान और अब गौठान, विपक्ष ने ठान लिया है कि वो आने वाले चुनाव तक जो भी सत्ता पक्ष के स्ट्रांग पॉइंट थे उन पर प्रहार करेगी, उनमें लूप होल्स ढूंढ करके जनता तक पहुंचाएगी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। आज के लिए बस इतना ही। अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।